नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिकवरी पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड मूवेबल प्रॉपर्टी अंडर द एसआरए। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है ऑलरेडी वो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। According to section 5 और 6 ऑफ एसआरए, सेक्शन 5 और 6 एसआरए में आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रिकवरी का प्रोविजन दिया हुआ है। देखो, प्रीलिम्स में आपको यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। तो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी अ पर्सन इंटाइटल टू द पोजीशन। अब देखो यहाँ पे इंटाइटल का मतलब टाइटल के बेस पे आप यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हो। पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी may recover it in manner provided by the CPC 1908। अब जो मैनर कहां पे दे रखा है वो आपको सीपीसी में दे रखा है। मैनर कहां दे रखा है आपको? मैनर आपको सीपीसी में प्रोवाइड कर रखा है। तो इन दैट केस सेक्शन रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज गिवन सेक्शन 5। देखो, सेक्शन 5 टाइटल के बेस पे आप सूट फाइल कर सकते हो। सेक्शन 5, ठीक है, टाइटल के बेस पे किसी का ऑनरशिप टाइटल है, व्हाटएवर जो भी टाइटल है, तो टाइटल के बेस पे आप सूट फाइल कर सकते हो। इन दैट केस यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं आपको ले जाऊंगा लिमिटेशन एक्ट के अंदर। लिमिटेशन में कुछ आर्टिकल दिए हुए हैं शेड्यूल में, वहां पे 64 आर्टिकल 65 आर्टिकल प्लीज आप यहाँ पे रेड आउट कर लेना लिमिटेशन एक्ट के। सेक्शन के बाद शेड्यूल है, शेड्यूल में आर्टिकल दे रखे हैं। तो आर्टिकल 64 एंड 65 लिमिटेशन एक्ट। तो इफ एनी पर्सन हैज लीगल राइट एंड violation that legal right by someone, किसी ने वायलेट किया उस राइट को, then he can file a suit for recovery under section 5 with respect to immovable property, देखो अंडर सेक्शन 6 mere possession of title is enough अंडर सेक्शन 5 फॉर एक्शन। आप एक्शन ले सकते हो। दैट इज कॉल्ड रेगुलर सूट ऑफ फाइल। जो भी रेगुलर कोर्ट में सूट फाइल करते हैं अंडर सेक्शन 5 होता है लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, और टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कितना है सेक्शन 5 में सूट फाइल करने के लिए? 12 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ द कॉज ऑफ एक्शन, जब अरोज होता है उससे लेकर आपका 12 ईयर्स के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो। और दैट इज ऑल्सो सेम टाइम पीरियड अंडर आर्टिकल 64-65 में 12 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया है। कितने ईयर्स का पीरियड दिया है? 12 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो देन इफ यू हैव लीगल राइट, someone violation that legal right, you got the cause of action, ठीक है, then you can file suit within that period, within that 12 years period. After that next is ये समझ आ गया आपको कि टाइटल के बेस पे सेक्शन 5 में सूट फाइल करोगे। नेक्स्ट इज सेक्शन 6 सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलते हैं कि अगर आपको डिस्पोजेस किया जाए आपकी प्रॉपर्टी से, इमूवेबल प्रॉपर्टी से, देन आप सूट फाइल कर सकते हो। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ये बोलता है अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स लॉ। यस, अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ डिस्पोजेस किया तो आप सूट फाइल नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो अकॉर्डिंग टू लॉ माना जाएगा, लीगली है। बट अगर इलीगल डिस्पोजेशन हुआ है देन यू कैन फाइल सूट अंडर दिस सेक्शन। He or any person through whom he has been possessed। देखो ये अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अमेंडमेंट कहाँ हुआ। 2018 में अमेंडमेंट हुआ है। और any person claiming through him may by suit recover possession thereof notwithstanding any other title that he may set up in the suit। चाहे उसके पास टाइटल है या नहीं है, that is immaterial। मटीरियल क्या है? if you are in possession और आपको डिस्पोजेस किया गया without your consent, then you can file suit here। even a tenant, जो टेनेंट होता है वो भी सूट फाइल कर सकता है because he is possession on that property। तो then in that case यहाँ पे भी आपको रेड विथ करना है। कौन सा रेड विथ करना है? आर्टिकल 64 लिमिटेशन एक्ट।
64 लिमिटेशन एक्ट। तो इन दैट केस यहाँ पे आप टाइटल के बेस पे सूट फाइल नहीं कर सकते हो, ना प्लेंटिव क्लेम कर सकता है टाइटल का, ना डिफेंडेंट क्लेम कर सकता है टाइटल का अंडर सेक्शन 6। यहाँ पे आपका पोजीशन के बेस पे सूट फाइल होगा अंडर सेक्शन 6 में। किसके बेस पे होगा? पोजीशन के बेस पे सूट फाइल होगा। इन दैट केस देखो मेन इंग्रेडिएंट ऑफ द सेक्शन 6 क्या माना जाएगा? नंबर 1, पर्सन हैज बीन डिस्पोजेस्ड फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो पोजीशन पे था, उसको डिस्पोजेस किया गया, ठीक है, उसको बाहर कर दिया गया उस प्रॉपर्टी से। नंबर 2, सच डिस्पोजेशन इज विदाउट हिज कंसेंट, उसको डिस्पोजेस किया गया फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ दैट पर्सन, उसकी बिना कंसेंट, उसकी बिना सहमति से। नंबर 3, सच डिस्पोजेशन इज विदाउट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब वो लीगली नहीं है, उसको डिस्पोजेस किया गया इलीगल तरीके से, ठीक है। और सूट कौन कौन फाइल कर सकता है इस प्रोविजन के अंडर, सेक्शन 6 के अंडर? देखो सूट नंबर 1 कौन कर सकता है? द पर्सन इज डिस्पोजेस्ड, जिस पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया गया, जिस पर्सन को डिस्पोजेस्ड किया। नंबर 2, पर्सन थ्रू whom he has been in possession, मतलब अब कोई तीसरा आदमी भी कर सकता है। पहले क्या था, जिसको डिस्पोजेस वही कर सकता था, लेकिन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट हुआ है 2018 में, पर्सन थ्रू whom he has been in possession, जिसके थ्रू वो पोजीशन पे रखा गया था, वो पर्सन भी कर सकता है। और पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, मतलब उसके एलआर वगैरह जो उसके थ्रू क्लेम कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। एक जिसने रखा है उसको पोजीशन पे, वो भी सूट फाइल कर सकता है, पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, ठीक है। तो 3 तरह के पर्सन यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 6 में। देखो सेक्शन 6 एक स्पीडी डिस्पोजल है, इसमें इस सेक्शन 6 के अंदर ही टाइम पीरियड दिया हुआ कि कितने टाइम पीरियड के अंदर आप सूट फाइल कर सकते हो, दैट इज गिवन अंडर क्लॉज 2। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट, ये बोलता है कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, कि मान लो सपोज आपको इस डेट पे डिस्पोजेस किया गया, आज क्या डेट है? 7/6/2022, आज डिस्पोजेस किया, तो फ्रॉम दिस डेट, ये कमेंसमेंट ऑफ डेट है टाइम पीरियड के लिए, आप इस डेट से काउंट करोगे 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अंदर आपको सूट फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 6 में। आफ्टर 6 मंथ यू कैन नॉट फाइल सूट अंडर सेक्शन 6, समझ गए? सेक्शन 6 के अंडर अगर आपको सूट फाइल करना है, कितने टाइम पीरियड के अंदर करना है? 6 मंथ के अंदर करना है। और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप सूट फाइल नहीं कर सकते हैं सेक्शन 6 में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट सेक्शन 6 में आप सूट फाइल नहीं कर सकते। यस, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 6 मंथ के अंदर सूट फाइल नहीं हुआ, क्या हम फिर बाकी क्या कोई और अल्टरनेटिव रेमेडी? यस, यू कैन फाइल सूट अंडर सेक्शन 5। आप सेक्शन 5 में सूट फाइल करो, लेकिन सेक्शन 6 में आप सिर्फ 6 मंथ के अंदर सूट फाइल कर सकते हो। सेक्शन 5 में आप सूट फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो सेक्शन 5 में आप कितने टाइम के पीरियड? 12 इयर्स के पीरियड के अंदर सूट फाइल कर सकते हो। देन नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 6 क्लॉज 3, no appeal shall lie from any order to be decree passed in any suit instituted under this section, nor shall be any review any such order decree be allowed। ये बोलता है कि अगर no appeal shall lies from any order और decree passed in any suit, कि अगर कोई अपील, इसमें ना तो कोई अपील फाइल कर सकते हैं अगर इसके अंदर सेक्शन 6 के अंदर कोई भी डिक्री पास होती है, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पास होता है, ना ही आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? आप रिवीजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिवीजन टू हाई कोर्ट। अब रिवीजन फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, ना तो आप अपील कर सकते हैं सेक्शन 6 के डिक्री के अंदर अगर सूट फाइल हुआ है, कोई ऑर्डर पास हुआ है, ना ही आप उसका रिव्यू कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास ऑप्शन है रिवीजन करने का। देन नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयरऑफ। अब ये बात क्लियर होगी है
कि ये आपको बार नहीं करता है। अगर 6 मंथ के अंदर आप सूट फाइल नहीं कर पाए तो कोई बार नहीं, आप सेक्शन 5 टाइटल के बेस पे सूट फाइल कर सकते हो अंडर सेक्शन 5। ठीक है, अंडर सेक्शन 5 में आप सूट फाइल कर सकते हो। अब नाउ द ये सेक्शन 6 में 2-3 बातें आपको याद रखनी है। देखो सेक्शन 6 में पोजीशन के बेस पे आपका सूट फाइल होता है। पोजीशन, आपको पोजीशन प्रूव करना है। कैसी पोजीशन प्रूव करना है? जुडिशियल पोजीशन प्रूव करना है। कैसी? देखो ये प्रीलिम्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। जुडिशियल पोजीशन आपको प्रूव करना, ना तो नॉट रेज टाइटल बाय द प्लेंटिफ, नॉट रेज टाइटल बाय द डिफेंडेंट। ना तो टाइटल डिफेंडेंट कर सकता है, टाइटल प्लेंटिफ भी नहीं कर सकता सेक्शन 6 में। टाइटल बेस पे आप सूट फाइल कर सकते हो सेक्शन 5 में। ठीक है, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या ट्रेस पासर सेक्शन 6 के अंदर सूट फाइल कर सकता है? जनरल आंसर नो। बट नाउ अगर ट्रेस पासिंग का जो एक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है, ट्रेस पासिंग का जो एक्ट है, जब वो ट्रेस पास कर रहा है तो आप उसको रिस्ट्रेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो क्योंकि वो पोजीशन पे नहीं है, अभी सेटल पोजीशन नहीं है। बट यस, इफ ही इज इन सेटल पोजीशन, एक बार वो सेटल पोजीशन पे आ जाता है, चाहे वो ट्रेस पासर क्यों ना हो, तो देन आप उसको विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ डिस्पोजेस नहीं कर सकते, विदाउट हिज और हर कंसेंट। ठीक है, तो इवन मान लो सपोज फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो सपोज कोई टेनेंट है, ट्रेस पासर है, इसने इस प्रॉपर्टी पे ट्रेस पास किया, प्रॉपर्टी पे ट्रेस पास। अब जब ये ट्रेस पासिंग कर रहा है तो इन दैट केस ये सेटल पोजीशन पे नहीं है। मान लो सपोज ट्रेस पासिंग का एक्ट कंप्लीट, ट्रेस पासिंग का एक्ट कंप्लीट और ये सेटल पोजीशन पे, सेटल पोजीशन पे, देन जो ऑनर है, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो इसको डिस्पोजेस नहीं कर सकता। अगर किया तो ट्रेस पासर के पास भी सेक्शन 6 में राइट है कि उस पे सेक्शन 6 में सूट फाइल कर सकता है डिस्पोजेशन पोजीशन के बेस पे। ठीक है, पोजीशन के बेस पे विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑनर भी यहाँ पे उसको डिस्पोजेस नहीं कर पाएगा। अगर एक बार सेटल, ये ध्यान रखना, ये डिपेंड करेगा फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस, क्या वो सेटल पोजीशन पे था या नहीं था। ठीक है, तो ट्रेस पासिंग के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपने ये पॉइंट नोट कर लेना। द नेक्स्ट इज रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। रिकवरी ऑफ specific movable property. A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the CPC. Obviously manner CPC में आपका civil procedure है, because SRA is a complementary act, तो प्रोसीजर कहाँ दिया? CPC में। तो entitle मतलब आप राइट है, आपका इंटाइटल है, तो पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी सेम है सेक्शन 5 की तरह, तो आप यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सप्लेनेशन दिया है, a trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trust is entitled. तो ट्रस्टी भी यहाँ पे सूट फाइल कर सकता है सेक्शन 7 में। एक्सप्लेनेशन 1 आपका बोलता है trustee may sue under the section for possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom trust is entitled. And next is a special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section. ठीक है, तो इन दैट केस जरूरी नहीं है कि वहां पे इस केस में आपका आप ऑनर ही हो, ऑनर होना जरूरी नहीं है। अगर कोई स्पेशल और मान लो आपके पास कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रखने को दी है, ठीक है, आपने अपने पास रखी है, टेम्परेरी राइट है आपका, पोजीशन है आपका उस प्रॉपर्टी पे, तो आप उस प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो इन दैट केस मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप सूट फाइल कर सकते हैं अगर किसी ने वो मूवेबल प्रॉपर्टी डिस्पोजेस किया। ठीक है, टाइटल के बेस पे, सॉरी टाइटल के बेस पे उस मूल प्रॉपर्टी को रिकवर कर सकते हैं, आप यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। पहला तो ये, सेकंड एक्सप्लेन किया गया, अगर आपका टेम्परेरी राइट होना बहुत भी सफिशिएंट है, इनफ है कि टेम्परेरी और स्पेशल राइट आपका वहां पे। ठीक है, तो देन इवन इस केस में आप
इस केस में आप सेक्शन 7 में सूट कैन lie against real owner also, real owner also, because explanation 2 क्या बोलता है, अगर रियल ऑनर आपको उस प्रॉपर्टी से वंचित करता है, उस प्रॉपर्टी को आपसे ले लेता है, मूवेबल प्रॉपर्टी को, तो बिकॉज आपका क्या था, टेम्परेरी राइट और स्पेशल राइट, या तो टेम्परेरी राइट और स्पेशल राइट है, तो यू कैन रिकवर दैट प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 7। तो रियल ऑनर के अगेंस्ट भी यहाँ पे सूट फाइल हो सकता है, एक्सप्लेनेशन 2, ठीक है। देन जैसे बेलमेंट होता है, बेली होता है, एक्सेट्रा, वेलर होता है, या फाइंडर ऑफ गुड्स होता है, तो वहां पे तो टेम्परेरी राइट होता है, परमानेंट नहीं होता है, तो इन दैट केस दे कैन आल्सो फाइल सूट अगर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी उनसे ले लेता है। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 8, लायबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजीशन नॉट एज ऑनर, पहला सीधे है कि नॉट एज ऑनर टू डिलीवर द पर्सन एंटाइटल्ड टू इमीडिएट पोजीशन, any person having the possession or control of the particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession in any following cases। तो चार तरह के केसेस, कई बार आपको ऑप्शन, ये चारों ऑप्शन आते हैं, बस एक बीच में से कोई भी ऑप्शन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग होगी उस ऑप्शन में, तो आपको इसको बिल्कुल एक्यूरेटली यहाँ पे पढ़ लेना है, ताकि प्रीलिम्स के लिए काफी पीटी में काफी क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया, हर एक स्टेट में, वेरियस स्टेट, अलग अलग स्टेट में, ठीक है। तो व्हेन द थिंग्स claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff, and compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief to the loss of the claim, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damages caused by its loss, when the possession of the things claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff। एक्सप्लेनेशन में दिया गया प्रिजम्पशन से है, यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, unless and until the contrary is proved, the court shall, in respect of any article of the movable property claiming under clause B, clause C of section, presume that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things claimed, or as the case may be, that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss। तो इन दो क्लॉजेस के अगेंस्ट आप यहाँ पे प्रिजम्पशन हो सकते हैं। देखो सबसे मेन चीज है, रियल ऑनर के अगेंस्ट यहाँ पे सूट फाइल नहीं होता है, नॉट फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट रियल ऑनर, नो सूट अगेंस्ट रियल ऑनर, ये भी एक पीटी के लिए क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। एंड देन नाउ देखो छोटी दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है। ये तो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है, ये वाला आपका जो प्रिजम्पशन है। देन इन दैट केस अगर सेक्शन 7 की बात करो, सेक्शन 7 में बोलता है कि सबसे मतलब सेम प्रॉपर्टी आपको रिकवर करनी है जो प्रॉपर्टी लॉस्ट हुई आपकी। सेक्शन 7 में आपका जो फॉर्म नंबर है, अब ये दो आपको सीपीसी पे ले जाऊंगा मैं, इसका एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। सेक्शन 7 में आपका जो फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर जो 32 सीपीसी, फॉर्म नंबर 32 सीपीसी आपका दिया होगा, पीछे फॉर्म नंबर दिए होते हैं, एनेक्चर ए, एनेक्चर ए, ये सेक्शन 7 के बारे में बता रहा हूँ। एंड सेक्शन 8 में फॉर्म नंबर 39 सीपीसी, फॉर्म नंबर 39 सीपीसी, एंड एग्जीक्यूशन अंडर ऑर्डर 21 रूल 11 सीपीसी, रूल 11 सीपीसी। ये कुछ बेसिक आपको इंफॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द आपका मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर कैसे किया जाता है, तो और सूट कहाँ पे फाइल होता है। तो इन दैट केस आप एक बार वेरेक्ट अच्छे से पढ़ लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। होप कि मैंने अच्छा कंटेंट्स देने की ट्राई किया आपको यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लेके आएंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 9, 10, 11 एक्सेट्रा। तो आप बने रहिए हमारे साथ हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। अच्छा, बाकी मुझे एक आपसे शेयर करना था एक चीज, काफी बच्चों की क्वेरीज थी, सर जो फ्री कोर्सेज आपने फ्री लॉ क्लासेस स्टार्ट की है, क्या इसमें मेंस की प्रेपरेशन भी करवाएंगे आप? देखो ये हमने सिर्फ डायरेक्ट रिवीजन के लिए,
एक क्विक रिवीजन आपका वेरेक्ट का हो, आपको एक ज्यादा डिटेल में ना जाके, ठीक है, बेसिक सी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर करवा रहे हैं। ठीक है, देखो अगर मेंस के लिए आपको अलग, उसके लिए अलग से क्लासेस है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेंस की क्लासेस के लिए। तो वहां पे आपको ज्यादा डिटेल, जहाँ पे हम क्लास में डिक्टेशन एक्सेट्रा भी इन्हीं सेक्शन पे देंगे। ठीक है, लेकिन इसका जो पर्पज है मेरा बनाने का यहाँ पे, या हमारा पर्पज यही है कि आपको बेसिक से क्लियर हो, आपका रिवीजन हो। कई बार स्टूडेंट को क्या रहता है कि प्रीलिम्स से पहले, प्रीलिम्स की प्रेपरेशन के लिए आप इसके साथ प्रीलिम्स की प्रेपरेशन भी कर सकते हो। आप डायरेक्ट लेके देखो और देन हमारे वीडियो लेक्चर को देखो, तो इन दैट केस काफी सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी यहाँ पे, और आपके एक तरह से रिवीजन हो जाएगा डायरेक्ट का, जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको हेल्प करेगा। धन्यवाद।